दोस्तों नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने ही चैनल श्रेष्ठ क्लासेस। बताना चाहूंगा मैं आपको सबसे पहले कि अभी कई दिनों से मेरे एक दूसरे चैनल पर बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं कि सर केबीएस हिंदी टीजीटी, स्पेशली पीजीटी और पीआरटी को लेकर तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन टीजीटी हिंदी को लेकर हमारे पास जो है सिलेबस तो है, लेकिन उसकी कैसे हम तैयारी करें, क्योंकि 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10th क्लास है ना, इनकी जो मेन बुक है उसको हमें देखना है। साथ ही साथ हमें जो सहायक पुस्तिका है, पूरक पुस्तिका, उसको भी हमें देखना है, तो हमारे लिए एक चैलेंज हो जाता है। और ग्रामर भी है ना। तो सब कुछ एक साथ लेकर चलना, क्योंकि केवीएस ने अपने पैटर्न को बदल दिया है। अब तक जो मैंने पिछले वीडियोस बनाए थे उसमें ये था कि केवीएस के पैटर्न में एक जनरल, ये कहूं मैं कि जो आपका रीजनिंग है, या फिर मैं कहूं आपका पेडागोजी है, इसको ज्यादा फोकस किया गया था। हालांकि इस बार भी ये टॉपिक्स तो हैं, लेकिन अब फोकस कर दिया गया है आपके एनसीईआरटी बुक्स पर। दूसरे शब्दों में अगर कहूं मैं कि ये रीढ़ की हड्डी है, और अगर आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं हो पाई तो फिर मुझे नहीं लगता कि परीक्षा में हम सफल हो पाएंगे। तो नई रणनीति के साथ हमें उतरना होगा इस नए युद्ध के लिए। देखिए, 4 सालों बाद ये वैकेंसी आई है। हमें ये नहीं देखना वैकेंसी कितनी है, मेरा हो पाएगा नहीं होगा। अपने लिए एक सीट काफी है, और उस एक सीट के लिए बेहतर रणनीति, निरंतरता और समय के साथ अपना अवलोकन कि हम कहां तक कर पाए हैं, कितना छूट रहा है ना, इन सबको देखते हुए अगर हम चलेंगे तो मेरा मानना है एक सीट कोई बड़ी बात नहीं है, और निश्चित रूप से हम सफल होंगे। खैर, सफलता असफलता तो ईश्वर के ऊपर है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। इसी क्रम में मैंने जो है एक वीडियो आज से शुरू की है। जो पहला चैप्टर है और दूसरा चैप्टर है 6 क्लास का, वह चिड़िया जो और बचपन, इन दोनों पार्टों को कवर किया है। समय हमारे पास कम है। जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि अब से ठीक 2 महीने बाद जो है केवीएस की परीक्षा हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि मैंने फर्स्ट डे ही बना दिया था वीडियो। सब कुछ देखने समझने के बाद फिर मैंने जो है अपना टाइम कैलकुलेट किया कि इतने दिनों में ये टॉपिक, इतने दिनों में ये टॉपिक मैं कंप्लीट करा लूंगा। उसके बाद जो है मैंने डिसाइड किया कि अब मेरी रणनीति तैयार है, अब मटेरियल हम पोस्ट करें। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप हर एक वीडियो को देखिए। वीडियो के साथ मैं सिर्फ चैप्टर को ही नहीं पढ़ाऊंगा। देखिए, एक तो तरीका है कि मैं आपको फौरी नजर में बता दूं ये चैप्टर है, इसमें ये कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में बात हुई, नहीं, मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। चैप्टर के बीच से प्रश्न कैसे बनेंगे इसको बताऊंगा, क्योंकि देखिए केवीएस एग्जाम देने जा रहे हैं आप। इसमें सिर्फ किसी पात्र का परिचय या किसी कहते हैं ना छोटे मोटे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इसको पूछने की गहराई अलग होगी। तो चैप्टर के दौरान जब हम पढ़ रहे होंगे उस दौरान हम इस पर चर्चा करेंगे, और हर एक प्रश्न को उठाने की कोशिश करेंगे। आपको उसी के अनुसार अपनी तैयारी करनी है। और चलिए फिर हम शुरू करते हैं, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। सिलेबस और प्लानिंग को लेकर एक अलग से वीडियो आ जाएगी, हम उसको करेंगे। उसमें हम चेक बॉक्स बनाकर चलेंगे कि हर चैप्टर को कंप्लीट करते चले और उस पर टिक करें, ताकि आपको भी क्लियर रहे मैटर कहां तक हो गया है, कितना पेंडिंग है। सिर्फ हमारे पास हिंदी नहीं है, हिंदी के बाद हम पेडागोजी, फिर रीजनिंग, फिर जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी भी लेंगे। तत्पश्चात हम जीके और रीजनिंग को भी लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम अपनी तैयारी उनको लेकर करते रहें। हम यहाँ बैकबोन मजबूत करेंगे। रीजनिंग और जीके कोई बहुत टफ नहीं आने वाला, और उससे बहुत कुछ नहीं हो जाने वाला। प्रभावित तो करेगा, आपको एक एक अंक प्रभावित करते हैं, लेकिन पहले हम जो फैला हुआ है उसको समेट लें, और उसके बाद हम अपने अदर सब्जेक्ट्स पे भी आएंगे। चलिए ठीक है, तो मैं आपके सामने आप पहला जो चैप्टर है हमारा, वह चिड़िया जो, उसको मैं शुरू कर रहा हूं।
होप कि अब तक मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, आप देख पा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, कभी भी हम जब पाठ को पढ़ना शुरू करेंगे तो उससे पहले हम जो लेखक है उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, केवीएस है, हम बच्चों के लिए नहीं लेकर चल रहे हैं कि बच्चों के लिए हम बात करेंगे। बच्चों के आधार पर ही हम और गहराई से उतरेंगे और फिर अपने पाठ को पूरा करेंगे। देखिए, ये कविता है, बहुत अच्छी कविता है, छोटी कविता है और इसमें हम ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, लेकिन पाठ को अच्छे से समझते हुए हम इसकी बारीकी, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य पर भी बात करेंगे, क्योंकि केवीएस का एग्जाम है, लाखों करोड़ों की भीड़ है, इसमें सिर्फ पाठ पढ़ लेने से हमारा काम नहीं चलने वाला है। जैसा कि आपको पता है, केदारनाथ अग्रवाल, ठीक है, अब केदारनाथ अग्रवाल नए कवि हैं। नए कवि, नवीन कविता, इस भाग के अंतर्गत यदि हम साहित्य की बात करें तो पूछा जा सकता है केदारनाथ अग्रवाल जो है वो हिंदी साहित्य के किस कालखंड के अंतर्गत आते हैं, या उनकी जो गणना है किन कवियों में होती है। तो ये नवीन कवि है, ये नई कविताएं लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब हम आते हैं पाठ पर। देखिए, पहला पाठ है हमारा, वह चिड़िया जो कविता है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, ठीक है ना। वह चिड़िया, चिड़िया की बात की जा रही है कि वह चिड़िया, कोई भी एक चिड़िया जो दूध भरे जुंडी के दाने को कैसे खाती है, चोंच मारकर। अब देखिए, दूध भरे एक शब्द आया है इसमें, दूध भरे, पूछा जा सकता है कि दूध भरे में कौन सा समास है ना। तो आपको पता होना चाहिए, ये यहाँ पर तत्पुरुष समास है, दूध से भरा, ठीक है ना, संप्रदान दूध से भरा। हाँ, तो यहां पर आपका तत्पुरुष समास है। और इस चीज को ध्यान में रखिएगा हमेशा कि पाठ के बीच में से ही, ठीक है ना, जो शब्द होंगे उनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, समास, अलंकार, ठीक है, ये सब कुछ पूछा जा सकता है। तो हमें अपनी पूरी रणनीति लेकर चलनी है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। दूध भरे जुंडी के दाने, जुंडी का अभिप्राय मोटे अनाज से है, मक्के से है, ज्वार से है, बाजरा से है, जो भी मोटा अनाज है वो जुंडी के रूप में आप देख सकते हैं। रुचि से रस से खा लेती है वह संतोषी चिड़िया। संतोषी है चिड़िया की विशेषता कि चिड़िया संतोषी है, ठीक है ना। और वो दूध भरे जुंडी के दाने को रुचि से, मतलब मजे से और रस से, ठीक है ना, मजे पूर्वक, इंटरेस्ट पूर्वक उस चीज को खा लेती है। और वो कैसी है, नीले पंखों वाली मैं हूं। चिड़िया की विशेषता है कि वो नीले पंखों वाली है। पहली विशेषता की चिड़िया संतोषी है, दूसरी विशेषता की चिड़िया नीले पंखों वाली है और उसे अन्न से बहुत प्यार है, ठीक है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। अब उसी चिड़िया की बात की जा रही है कि वो चिड़िया जो है वो कंठ खोलकर, मतलब चिड़िया का गाना जो है कंठ खोलने से अभिप्राय यहाँ पर मजे से, यानी कि खुलकर, कंठ खोलकर मतलब खुलकर, ये नहीं कि दबी सहमी आवाज में, मतलब खुलकर, जितना वो चीख सकती है, जितना वो गा सकती है, जितनी ऊंचाई तक उसकी आवाज जा सकती है उतना वो गाती है खोलकर। बूढ़े बन बाबा, बूढ़े बन बाबा से अभिप्राय यहाँ पर है जंगल। और जंगल क्या है, जंगल एक दिन में तैयार नहीं होता, जंगल को बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो उस पुराने जंगल के खातिर क्या करती है, रस उड़ेल कर, रस उड़ेल कर मतलब अपनी मीठी ध्वनि से, ठीक है ना, उसके लिए गाती है, ठीक है ना। रस उड़ेल कर गा लेती है मतलब जंगल में मीठे आवाजों से वो कलरव करती है, वो गाती है, ठीक है। रस उड़ेल कर गा लेती है वह छोटी मुंह बोली चिड़िया। देखिए, चिड़िया की तीसरी विशेषता आई है मुंह बोली चिड़िया। पहली विशेषता संतोषी चिड़िया, दूसरी विशेषता नीले पंखों वाली, और तीसरी विशेषता क्या है, मुंह बोली चिड़िया है, ठीक है ना। और उसके पंख क्या है, नीले हैं। मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन का अर्थ पूछा जा सकता है कि पाठ आपके एनसीईआरटी पुस्तक में विजन शब्द का प्रयोग किया गया है, उस विजन का क्या अर्थ है, विजन में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए वी उपसर्ग है और जन इसमें मूल शब्द है। एक तो ये प्रश्न पूछेगा विजन का अर्थ क्या है, तो आप बताएंगे कि विजन का अर्थ जहां पर लोग नहीं रहते हैं, और विजन मतलब जंगल आपको प्रायः देखने को मिलेगा, लेकिन विजय से अभिप्राय उस क्षेत्र से जहां पर लोग नहीं रहते हैं, जहां पर पक्षी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो विजन का ये भी एक अर्थ है, ये आपको मालूम होना चाहिए। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, ठीक है ना।
चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर। चढ़ी नदी अपने आप में ये एक क्षेत्रीय शब्द है, और चढ़ी नदी का अर्थ होता है उफनती हुई, जो लबालब पानी से भरी हुई नदी हो। जैसा कि सावन भादव के महीने में आप नदी को देखेंगे तो ये क्या करती है, नदियों का स्वरूप फैल जाता है, नदियां जो है उसमें जो पानी है वो लबालब भर चुका होता है। तो चिड़िया क्या करती है, अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए बिना पानी में घुसे, ठीक है ना, बिना पंखों को गीला किए जाती है और चोंच मारकर सिर्फ ऊपर ऊपर के 2-3 बूंद अपना ले लेती है, ठीक है ना। चढ़ी नदी का दिल टटोलकर, दिल टटोलने से अभिप्राय है मौका देखकर, ठीक है ना। दिल टटोलने का अभिप्राय यहाँ पर मौका देखना है। मौका देखकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। जल और मोती की तुलना की गई है, जल से मोती की तुलना की गई है। प्रश्न बन सकता है कि बूंद की तुलना किससे की गई थी, तो मोती से की गई है। जिस प्रकार से जल की बूंदें होती हैं उसी तरह से मोती जो है उसको ले लेती है, जल का मोती ले जाती है, वह गर्वीली चिड़िया। और अगली विशेषता आ गई कि चिड़िया कैसी है, गर्वीली है, संतोषी है, मुंह बोली है, गर्वीली है, नीले पंखों वाली है, ठीक है ना। नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे नदी से बहुत प्यार है, और चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है। प्रश्न बन सकता है कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है, तो उसे नदी से प्यार है, उसे अनाज के जुंडी के दानों से प्रेम है, ठीक है ना, उसे विजन से प्रेम है, ठीक है। तो ये इस तरह के प्रश्न भी बन सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि हर पाठ से प्रश्न बने, लेकिन ये जरूरी है कि हर पाठ को हम अच्छे से समझें और अच्छे से उसको देख ले, ताकि जब मैं आपसे प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करवाऊं तो उस समय ये प्रश्न जब आए तो आप याद करें कि हाँ मैंने जो है कहा था और ये पंक्ति आ गई है। किसी को नहीं इस बार का पैटर्न पता है कि क्या प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अगर हम गहराई तक पढ़ लें तो 1-2 प्रश्न उसी में से आएंगे। चलिए हम अगले पाठ की ओर चलते हैं। अगर मेरी गति आपको लग रही है कि नहीं बहुत फास्ट में चल रहा हूं, तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी में कमी है, ना कि मेरे गति में, क्योंकि मेरी गति ऐसी ही रहेगी। हाँ, जो गूढ़ पाठ होंगे वहां पर मैं निश्चित रूप से धीरे चलूंगा। ये सामान्य पाठ है और इसको जो है अगर मैं ज्यादा समय दूंगा तो समय अनुसार हम फिर पीछे हो जाएंगे। हम अपने अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। दूसरा जो पाठ है हमारा बचपन, और इस बचपन पाठ की लेखिका है कृष्णा सोबती। नाम से आप सभी परिचित होंगे, कृष्णा सोबती के बारे में मुझे कोई विशेष बताने की जरूरत नहीं है ना। और जब भी चर्चा होती है कृष्णा सोबती जी की तो निश्चित रूप से हमें शिमला का दृश्य याद हो आता है। और सिर्फ शिमला ही मैं क्यों कहूँ, हिंदी साहित्य की आप जो है एक जानी पहचानी हस्ती रही हैं। आपने जो है हिंदी के लिए बहुत काम किया है, और हिंदी से अभिप्राय सिर्फ आज की हिंदी नहीं, मतलब हिंदी के कई क्षेत्रों में आपने काम किया है, आपकी कई सारी रचनाएं हैं। आप कृष्णा सोबती की जीवनी भी साथ में देखेंगे, और पहले तो हम इस पाठ को अच्छे से समझते हैं। देखिए मित्रों, मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि मैं कोई प्रेजेंटेशन में तड़क भड़क आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मेरा जो फोकस रहने वाला है वो आपके कंटेंट पे है, कि कंटेंट की दृष्टि से आप कहीं मात ना खा जाए। तो अगर मेरी तरफ से कोई इस तरह की त्रुटियां होती है प्रेजेंटेशन को लेकर तो क्षमा प्रार्थी हूं मैं, लेकिन अपने कार्य के प्रति मैं ईमानदारी बरतूंगा और आपको हर कंटेंट, हर चैप्टर के बीच की बारीकियां समझाता हुआ आगे चलूंगा। और आपसे आग्रह है कि अगर आपको पसंद आ रहा हो मेरा जो कार्य है या मेरे द्वारा जो प्रेषित किए जाने वाली जानकारी है, तो निश्चित रूप से एक लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और मुझसे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं इस विषय को आप जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझ तक लिख भेजें, ताकि अगली बार जब मैं अपनी वीडियो बनाऊं तो मैं वो सारी जानकारी आपकी सुविधा के लिए करूं। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि क्या पता, हो सकता है कि ये जानकारी आपको उपयुक्त ना लग रही हो, लेकिन किसी और के लिए तो ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। तो आप इसको दिल खोल कर शेयर कीजिए। मैं बस इतना ही चाहता हूं, इसी में यही मेरा जो है एक प्रकार से फल है।
चलिए हम दूसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं, बचपन। देखिए बचपन की बात जब हम करते हैं तो कृष्णा सोबती जी इसकी लेखिका है। कृष्णा सोबती जी जो लेखिका है वो मूल रूप से तो हिमाचल की रहने वाली हैं, लेकिन हिमाचल से पहले भी इनका कोई अस्तित्व रहा है। इसके बारे में जब आप देखने जाओगे तो आपको पता चलेगा ये जो पंजाब प्रांत है, वर्तमान में पाकिस्तान प्रांत है, वहां की मूल रूप से ये रहने वाली थी। और इन्होंने जो है ज्यादातर समय जो है शिमला में गुजारा है। ठीक है, आप देखिए ये अनुमान और कल्पना जो है, ठीक है ना, इसको जरूर एक बार देखा करें आप, क्योंकि एनसीईआरटी ही आधार बनने वाला है आपका। तो सन 1935 से 40 के बीच लेखिका का बचपन जो है शिमला में बीता था। और लेखिका ने ये जो विधा लिखी है, ये जो पाठ लिखा है, इसको आप किस विधा के अंतर्गत शामिल करेंगे? तो ये संस्मरण है। संस्मरण मतलब वो यादें जो कवि लेखक जो है वो सामने लाकर रखता है ताकि पाठक उसको पढ़ सके। तो दो मुख्य बातें मैंने आपको यहाँ पर बताई है। इसके अलावा भाषा की गतिविधि है, तो इस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन भाषा की गतिविधि को हम व्याकरण के पाठ में जो है उठाए तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा हितकर रहेगा। चलिए हम शुरू करते हैं बचपन पाठ। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। कवित्री लेखिका जो है वो कहती हैं कि मैं पाठकों तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी, अर्थात मैं अपने बचपन की बातें बताऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। प्रश्न बन सकता है कि लेखिका ने कौन कौन से विकल्प दिए हैं कि रिश्ते में आप क्या लग सकते हैं। तो नानी लग सकती है, दादी लग सकती है ना, बुआ लग सकती है, मौसी लग सकती है। अब यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, अगर प्रश्न बन सके कि मैं तुम्हारी बेटी भी लग सकती हूं, तो ये उपयुक्त नहीं होगा पाठ के आधार पर। तो आप जो है इन चारों में से ही चूज करेंगे। और बेटी ऑप्शन नहीं हो सकता, मतलब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि वो पूछा जा सकता है आपको गुमराह करने के लिए, कोई और रिश्ता दे दे तो आपको ध्यान रखना है दादी, नानी, मौसी और बुआ की बात की जा रही है। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते थे, अर्थात जीजी। जीजी मतलब एक प्रकार से बड़ी बहन कह सकते हैं आप। ठीक है ना, जीजी कहकर उनको पुकारा जाता था। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। सयाना मतलब होता है बड़ा। ठीक है ना, उम्र से जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम सयाना महसूस करते हैं। और एक सयाना का दूसरा अर्थ है चालाक। तो दोनों अर्थों में आप इसको लेकर चलेंगे। जब हम बड़े होते हैं तो चालाकी अपने आप आ जाती है हमारे अंदर। हाँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। शताब्दी मतलब 100 वर्षों का समूह। लेखिका का जन्म जो है 2000 से पहले की बात है, इसलिए वो इनको जो है पिछली शताब्दी में पैदा हुई अपने आप को कह रही हैं। मेरे पहनने ओढ़ने में काफी बदलाव आ गए हैं। देखिए काफी काफी में नुक्ता लगा हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि नुक्ता युक्त शब्द क्या होते हैं। जब हम वर्णमाला लेकर चलेंगे, बहुत जल्दी हम वर्णमाला लेंगे, तो वहां पर नुक्ता के बारे में मैं आपको और भी जानकारी दूंगा। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। ठीक है ना, बच्चे जो है अलग अलग रंगों के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो लेखिका ये बता रही है कि मैं नीला, ग्रामुनी, जामुनी, ग्रे, काला। ठीक है ना। माफी चाहूंगा दोस्तों, कुछ मुझे लगा कि अ, एक तकनीकी खामी आ गई है। खैर, तो लेखिका कहती है कि मैं नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी ऐसे कपड़े पहनती रही हूँ। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो। सफेद अर्थात जब आप सादगी की ओर बढ़ते हैं, आपकी उम्र ज्यादा होने लगती है, तो आप जो है सीधे सादे कपड़े अर्थात हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हो। गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी है। अब देखिए यहाँ पर पोशाक के ऊपर प्रश्न बन सकता है कि पोशाक जो है व्यक्ति की पहचान होती है। अगर आप 9th क्लास में एक चैप्टर देख रहे होंगे तो उसमें भी वो चैप्टर है। हालांकि वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है क्योंकि वो हिंदी भी है, लेकिन प्रश्न करने वाला प्रश्न बना सकता है कि पोशाकें हमारी पहचान होती है। तो बताइए कि अगर व्यक्ति जो है अपने पहनावे से ही उसके उम्र का अंदाजा भी कई बार लगाया जा सकता है। यह कथन सही है, गलत है? तो इस तरह से भी प्रश्न बन सकते हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। मतलब अब इस लेवल पर वो आ गई कि अब वो घेरदार यानी कि कुर्ते पहनना शुरू कर चुकी हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे आज तक याद है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि हमें जो है याद रह जाती है। तो बचपन की कुछ फ्रॉकें तो मुझे आज तक याद है।
हल्की नीली और पीली धारीवाल फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ कफ लगा होता है, डिजाइन है ये, ठीक है ना। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल, फ्रिल मतलब लड़ी, ठीक है। तो अपने बचपन के पोशाकों के बारे में बता रही है लेखिका। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। जो लेखिका अपने बचपन की बात कर रही है। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी, दो ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर से कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। देखिए, जो अगर किसी महिला को अगर मैं बताऊं ये सारी चीजें तो उनको पहले से पता है, लेकिन जो पुरुष होंगे शायद नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये किस प्रकार के कपड़े की बात की जा रही है। तो मित्रों, मैं बता दूं कि कोटी एक प्रकार से आप ये समझ कर चलिए कि हाफ जैकेट जो होता है ना, तो ये तो जैकेट हो गया, लेकिन महिलाएं जो है वो पतले कलर में पहनती हैं, कपड़ों के ऊपर उसको डाल लेती हैं, थोड़ा लुक उनका अच्छा लगे ऐसा सोचकर। वैसे सुंदर ही होती है, लुक अच्छा ही होता है, लेकिन फिर भी अपने आप को और बेहतर सुंदर बनाने के लिए ऐसा कुछ पहनती है। खैर, बुरा नहीं लगना चाहिए आपको अगर मैंने कुछ ऐसा कुछ कहा तो। एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी, मतलब कॉम्बिनेशन बता रही है कि जो उनका वस्त्र होता था उनके ऊपर वो किस तरह से कॉम्बिनेशन बनाती थी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग आज भी याद है। स्टॉकिंग मतलब एक जुराब होती है और एक जो है घुटनों से ऊपर तक की जुराब होती है, वो उसकी बात की जा रही है कि ये दोनों मुझे आज भी याद है। बचपन में हमने अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। नौकर या नौकरानी को आप जो है अपने छोटे कपड़े अर्थात मोजे और रुमाल वगैरह खुद धोने होते थे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, इतवार के दिन ही हमें ये सब धोना होता था। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती, जो कि एक लाजमी है कि आप पॉलिश करें और उसके ऊपर ब्रश अगर आप रगड़ेंगे तो वो चमक उठेंगे। सर्वर, सर्वर का अर्थ है अचानक, ध्यान रखिएगा। सरोवर अलग है, सर्वर अलग है। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, ठीक है ना। अचानक मुझे बूट बूट पॉलिश के सेंस में यहां नहीं लिया गया सर्वर, फिर भी मुझे आज, जैसे कहते हैं ना, कहने के दौरान ही हम कहने लगते हैं, हालांकि आज भी मुझे ऐसा पसंद है, तो वही सर्वर कहा गया है। जब हम अचानक से कुछ पुराने चीजों को जोड़ते हुए आज की बात करते हैं तो हम ऐसा कह देते हैं। और हालांकि लेखिका स्वतंत्र है लिखने के लिए, उन्होंने जिस क्षेत्र में रहकर लिखा है, जो उनकी भाषा रही है उसके अनुसार यहाँ पर हमें पढ़ना है। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि पहले से ज्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। छालों का इलाज शुरू हो जाने से अभिप्राय है कि नए जूते जो उस दौर में होते थे मित्रों, वो हार्ड होते थे। आज के जैसे सॉफ्ट जूते नहीं बनते थे और इतनी किस्म की वैरायटी नहीं होती थी कि आप जो है अच्छे और आरामदेह जूते ले ले। जो जूते बनाए जाते थे उसी को पहनना होता था, और उन जूतों को जब तक कुछ दिन नहीं पहन लिया जाता था तब तक वो सॉफ्ट नहीं होते थे। तो इसके लिए वो क्या करती थी, अपने साथ छालों का इलाज करती थी। और छाले का इलाज कैसे किया करती थी आगे इसमें भी आप पढ़ेंगे। कहते हैं, कहती है लेखिका कि जब कभी लंबे सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। रुई अभिप्राय कॉटन, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है, अर्थात लेखिका बता रही है बचपन में कितना बदलाव आ गया है। हम रुई लेकर निकलते थे और मोजे के भीतर जो है, अपने सॉक्स के भीतर जो है उस रुई को लगा लेते थे, ताकि जूता कहीं से हमारे पैरों को छील ना दे या फिर हमारे पैरों पे कहीं पे खाल ना निकल जाए, ठीक है ना। अक्सर नए जूते जो होते हैं या चप्पल होते हैं तो कई बार आपके साथ भी ये समस्या आ सकती है कि वो छिल जाते हैं। तो लेखिका यही बता रही है, हमारे पास जो है वो रुई होती थी। पूछा जा सकता है रुई का माध्यम, रुई के द्वारा लेखिका पाठ में क्या करती रही होंगी, ऐसा भी पूछा जा सकता है। या रुई जो है लेखिका को नए जूते पहनने में मदद करते थे कैसे। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आना चाहिए, और कथन के रूप में भी ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर कहते हैं हर शनिचर, देखिए अभी तक रविवार की बात हो रही थी, रविवार को कपड़े धोने पड़ते थे, रविवार को ही यानी कि उनको छूट मिलती थी धोने की। अब शनिचर के दिन ये ऑलिव ऑयल पीती थी। ऑलिव ऑयल एक प्रकार से आप ये मानकर चलिए, जैसा आप समझ सकते जैतून, हिंदी अर्थ है इसका। और ऑलिव ऑयल जो है वो इसलिए पिया जाता था ताकि इम्यूनो आपकी स्ट्रांग रहे, ठीक है ना।
जो आप तो समझ सकते हैं कि इम्यूनो के लिए आज दवाई दी जाती है बच्चों को, बॉर्नवीटा पिलाया जाता है, च्यवनप्राश खिलाया जाता है, तो उस दौर में इस तरह की ज्यादा व्यवस्था शायद नहीं रही होगी, तो ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल जो है वो पिलाया जाता था। यह एक मुश्किल काम था, स्वाद कड़वा था तो मुश्किल काम था पीना उसको। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी, बच्चे थे और जो है बच्चे जिन चीजों से परहेज करते हैं, जो चीजें उन्हें अच्छी नहीं लगती तो उससे वो डरते हैं, तो उनको वो गंध आने लगती थी। कहते हैं छोटे शीशे के ग्लास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे, उन्हें देखते ही तिली होने लगती थी। वो ग्लास होती थी, क्योंकि कड़वी दवाई जो है किसी ग्लास में नहीं डाल सकते थे, कांच की ग्लास होती थी, उसपे एमएल जो है मार्क होता था, कितने एमएल पिलाना है, तो उस ग्लास को देखते ही जो लेखिका है कृष्णा सोपती जी, उनको ठीक आने लगती थी या फिर उनको मितली होने लगती थी। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते तो शनिवारी दवा कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। शनिवारी दवा प्रश्न बन सकता है, शनिवारी दवा से क्या अभिप्राय है, तो उस शनिवार को पीने वाली दवा जो है शनिवारी दवा, अर्थात ये कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल को कहा गया है। अगर इसको नहीं पीते तो कुछ नहीं बिगड़ता। निश्चित रूप से आज बच्चे अगर च्यवनप्राश बॉर्नविटा ना खाए तो जरूरी नहीं है वो स्ट्रांग नहीं होंगे, तो ठीक यही लेखिका बता रही है। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। दूरी मतलब एक बदलाव आ गया है, 10 साल के अंदर आप देख सकते हैं कितना बदलाव आ चुका है। ये तो फिर भी 40-50 साल की बात हो रही है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई निश्चित रूप से। हम बच्चे जब थे और आज के जो बच्चे हैं उनकी दिलचस्पियां बदल बदल गई हैं, तो लेखिका तो हमसे भी बड़ी है, तो और भी ज्यादा दिलचस्पी जो है बच्चों की बदल चुकी होगी। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। ग्रामोफोन आपको पता होना चाहिए कि एक डिस्क सा होता है, जिसपे कि वो शटर लगाकर एक प्रकार से उसको घुमाया जाता था मोटर के सहायता से, और वो ग्रामोफोन के थ्रू गाने सुनते थे। रेडियो टेलीविजन का चलन नहीं था। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम में बदल गई। परिवर्तन जो आ गए हैं, ध्यान रखिएगा, मैचिंग में दिया जा सकता है प्रश्न, किसमें क्या बदल गई है चीजें। कुल्फी आइसक्रीम में बदल गई है, कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गए हैं, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक और पेप्सी में बदल गए हैं। ये तीनों दिए जा सकते हैं मैचिंग वाले क्वेश्चन में। आइसक्रीम जो कुल्फी थी वो आइसक्रीम में बदल गई है, कचौरी समोसे जो थे पेटीज में बदल गए हैं, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत जो है कोक पेप्सी में बदल गए हैं। उन्हीं दिनों, उन दिनों कोक नहीं लेमनेट विमटो मिलती थी। जिस तरह से आज कोको कोला मिलती है आपको, तो उस समय लेमनेट और विमटो एक कंपनी रही होगी जिससे ये प्रोडक्ट बनाया जाता है, वो अपना प्रोडक्ट बेचा करते थे, या फिर वो पेय पदार्थ का ही नाम आप समझ लीजिए। मैंने भी नहीं देखा है उन चीजों को, लेकिन इतना जरूर है कि वो बोतल बंद ही कुछ रहता होगा। खैर, शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती है। देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, शिमला एक शहर है, नई दिल्ली महानगर है। जो आधुनिक दौर के बच्चे होते हैं, जो महानगर में रहते हैं, उन बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती है। अर्थात डेविको जो है रेस्तरां का नाम है, वेंगर्स रेस्तरां का नाम है, इसकी चॉकलेट और पेस्ट्री जो है अच्छी लगती है। हम भाई बहन को ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। और जो लेखिका है और उसके भाई हैं, उनको ड्यूटी होती थी कि आप शिमला मॉल से जो है ब्राउन ब्रेड लेकर आएंगे। हालांकि ब्रेड का प्रचलन उस समय भी जरूर रहा है। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था। शिमला मॉल के पास ही लेखिका का घर था। आप शिमला घूमने गए होंगे तो आज भी वो मॉल है। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान अर्थात चर्च का मैदान पहुंच जाते, वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर थोड़ी सी ऊंचाई और फिर नीचाई, ठीक है ना। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। जो खुशबू आ रही होती थी पेस्ट्री चॉकलेट की, वो कैसी होती थी, मन को भाने वाली होती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता था। लेखिका खाती नहीं थी, उसको जमा करके रखती थी, और जब मौका मिलता था तब मजे से खाती थी। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती, घर लौटकर साइन बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजे ले लेकर खाती। पूछा जा सकता है लेखिका रात में क्या खाती थी या मजे ले लेकर क्या खाती थी, है ना। तो वो चॉकलेट खाती थी। शिमला के काफल, देखिए वहां पर काफल जो है एक क्षेत्रीय फल है, और हालांकि महानगरों में भी अब इसको बड़े शौक से खाया जाता है, लेकिन ये काफल शिमला या फिर उत्तराखंड क्षेत्रीय फल है ना। जो खट्टे मीठे होते हैं, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी, कसमल, ठीक है। ये सब फल के नाम दिए गए, गुलाबी, रस भरी, कसमल, ठीक है। सोच से ही मुंह में पानी भर आए, अर्थात जिसके बारे में हम सोचे और वो हमें कभी स्वादिष्ट लगता हो तो मुंह में पानी भर आना लाजमी है। चेस्टनट एक गजब
की चीज। चेस्टनट आपको मालूम होना चाहिए ड्राई फ्रूट के लिए ये प्रयोग में किया जाता है, आज भी खाते हैं लोग, और ये गजब की चीज थी। फिर आगे बताती है लेखिका, आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में, मतलब छिलके उतार कर खाए जाते थे। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। आज भी आप ट्रेनों में जाएंगे, मेलों में जाएंगे, चने जोर गरम की पुड़िया आपको मिल जाएगी। पुराने कागजों से उसकी जो है रैपिंग की जाती है, बनाई हुई पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है, सिर्फ हाथों का कमाल है। निरा मतलब पूरी तरह से, है ना, हाथों से ही उसको तैयार किया जाता है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी की चनी आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, निश्चित रूप से इस गाने को सर्च कीजिएगा कि चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, और कमेंट बॉक्स में मुझे उत्तर दीजिएगा ये किस फिल्म का गाना है, क्योंकि प्रश्न बन सकता है। निश्चित रूप से आपको बंद कर नहीं चलना है, विस्तृत अध्ययन करना है, ठीक है। चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था, बच्चे गाना गाते थे। जिस तरह से आज के बच्चे किसी भी गाने को, पॉपुलर गाने को गाते हैं, तो उस दौर में चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार गाना गाया जाता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, बुरकवाने का अर्थ है पिसवाना। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती, मतलब गिरजा मैदान हम क्रॉस कर लेते थे इस पुड़िया को खाते खाते, अर्थात चने को खाते खाते। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी, लय रफ्तार थी, यानी कि एक दाना जाता था और एक कदम उठाते थे, मतलब मजे लेकर खाते थे। छुटपन में हमारे शिमला रिज पर, हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए। शिमला में रिज आज भी है, अगर आप शिमला घूमने जाते हैं तो आपने देखा होगा। लेखिका भी उस शिमला रिज का आनंद ले चुकी है। घोड़ों की सवारी की है, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। बच्चे हैं, घूमने जाते हैं तो हर बच्चे एक बार घूम चुके होंगे। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, पर उन पर हंसते। ननिहाल के घोड़े खूब हष्टपुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। ज्यादा चर्चा नहीं कर रही है लेखिका उन घोड़ों के ऊपर, क्यों? क्योंकि घोड़ों की बात कह रही है कि मैं कभी और बताऊंगी, लेकिन उस पर हंसते थे क्योंकि वो गठीले होते थे, लंबे ऊंचे नहीं होते थे, है ना। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, जाखू जो है वो एक पहाड़ का नाम है, वो जाखू क्षेत्र का पहाड़ है ना। तो उस पहाड़ी क्षेत्र की बात की जा रही है, जाखू का पहाड़ था। ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उसकी गूंज फैल जाती। लगता है इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं, अर्थात यीशु जो है वो खुद आपको जो है कोई संदेश दे रहे हैं। जब चर्च की घंटियां बजती थी, ऐसा लेखिका को महसूस होता है। प्रश्न बन सकता है कि चर्च की घंटियां लेखिका को क्या याद दिलाती हैं, तो आप बता सकते हैं कि यीशु का संदेश याद दिलाती थी। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। देखिए अब जो अ, अ, आप कह सकते हैं प्राकृतिक चित्र, जो प्राकृतिक स्थिति है, वहां की प्राकृतिक दशा है ना, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां वाले आकाश आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखरे गहराने लगे, मुखरे गहराने लगे, बहुत अच्छा शब्द है ये। मुखरे गहराने का अर्थ है अंधेरा होना। और देखते ही देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी, अर्थात अंधेरा हो गया। रिज पर रौनक और मॉल की दुकान की चमक के भी क्या कहने, अर्थात मॉल पर जो है लाइट्स आ जाती हैं और जो है वो दुकानों को चमचमा देती है। स्कैंडल पॉइंट आज भी है, अगर आप गए हो सेल्फी लेते हैं स्कैंडल पॉइंट पर, और वो भीड़ से भरी ही रहती थी। आगे सरबर फिर कहती है, हालांकि स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। जो मॉल है, उस मॉल के अंदर शिमला कालका ट्रेन है, उसका मॉडल बना रखा था। आज भी आप मॉल पे जाते हैं, अगर आप जाएं डोमिनोज में तो नहीं कहूंगा, मैकडोनाल्ड में हम जब जाते हैं, मैकडी में, तो वहां पर एक जोकर जो है वो बैठा रहता है और बच्चे उसके साथ बैठ के फोटो खिंचाते हैं। तो ठीक इसी तरह से शिमला कालका ट्रेन का मॉडल भी वहां पर बना हुआ था। इनकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन, और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगे। पूरे उस दृश्य का चित्रण किया गया है कि वो जो ट्रेन थी वो शिमला कालका ट्रेन थी। प्रश्न पूछा जा सकता है वो मॉडल जो है वो किसका था, शिमला दिल्ली, शिमला कालका, शिमला मनाली, तो ध्यान रखिएगा ये शिमला कालका की बात की जा रही है। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी, मतलब तेज रफ्तार वाली गाड़ी उन दिनों जो सबसे तेज गाड़ियां चलती थी वो रेलगाड़ी ही थी। कभी कभी हवाई जहाज को देखने को मिलते हैं,
कभी कभार हवाई जहाज भी दिख जाते थे। दिल्ली में जब भी उनको आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ उठते, दौड़ आते। मतलब अब शिमला से निकलकर लेखिका दिल्ली आ गई है, और दिल्ली की बात की जा रही है कि दिल्ली में जब कभी आकाश में उन्हें हवाई जहाज दिखाई देते तो वो उन्हें दौड़कर बाहर देखने को आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो बाल मनोविज्ञान है, कौतूहल बस बच्चे ऐसा देखने निकल आते हैं। ऐसा लगता दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। आकृति प्लेन की ऐसी होती है, भारी भरकम पक्षी जो है पंख फैलाए उड़ रहा हो। यह देखो वह गायब, देखा और गायब हो गए। मतलब जो बादल में छिप सकता है या उसकी स्पीड ज्यादा होती है, इसलिए उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। अब लेखिका बता रही है कि मॉडल वाली दुकान के साथ एक और दुकान थी, चश्मे की दुकान। ध्यान रखिएगा, चश्मे की दुकान थी, और वहां जो डॉक्टर थे वो अंग्रेज डॉक्टर थे। ठीक है ना, जो आई स्पेशलिस्ट थे वो अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना अटपटा लगा, लगता ही है। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है। यहां देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है ना, कि आंखों में कोई तकलीफ है क्या, ऐसा वो अपना जो है अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। तो कुछ तकलीफ है, ऐसा अक्सर लोग पूछते थे। देखिए एक चीज मैं बताऊं, जो आज के दौर में हम भी जब बच्चे होते थे तो चश्मा लगाया हुआ व्यक्ति जो है ना, उसको हम भी देखते थे एक बार, क्योंकि हमें लगता था कि इसको कोई परेशानी हो गई है ना। आज तो ये सामान्य सी बात है, और अलग अलग कंपनियां अलग अलग फैशन लगा रही हैं। जिनकी आंखें खराब नहीं है वो भी लगा लेते हैं, लेकिन उन दिनों चश्मा लगाना निश्चित रूप से एक अजूबा था। अजूबा मतलब अजीब सा लगता था। इस उम्र में एनक दूध पिया करो, लोग सलाह देते थे। प्रश्न बन सकता है, लेखिका को लोग क्या सलाह देते थे? दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिबा का दोहरा, तो जो डॉक्टर साहिबा ने कहा था उसको दोहरा देती थी। कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगी। लेखिका जो है डॉक्टर साहब की बात को दोहरा देती थी कि कुछ दिन अगर मैं दूध पीती रहूंगी तो ये जो ऐनक है, ये जो चश्मा है मेरा, वो उतर जाएगा। फिर जो बात हो रही है यहाँ पर, लेखिका कहती है कि कुछ दिन अगर मैं दूध पीऊंगी तो वो ऐनक जो है वो मेरा उतर जाएगा। लेकिन इसी के बीच एक जो बात है कि लेखिका के जो भाई है ना, वो लेखिका को चिढ़ाते रहते हैं। किस बात को लेकर? कि तुमने चश्मा लगाना शुरू किया है। और शुरू शुरू में चश्मा लगाना तो अटपटा लगा था, और डॉक्टर के कहने के बाद भी जो है मेरा चश्मा नहीं उतरा। मैंने दूध पी, लेकिन उसके बाद भी दूध को पिया, लेकिन फिर भी जो है मैं चश्मा मेरा नहीं उतरा। ठीक है ना, इसके लिए वो स्वयं को जिम्मेदार मानती है, क्योंकि लेखिका जो है वो दिन के उजाले को छोड़कर रात रात में लैंप के सामने, टेबल लैंप के सामने काम करती थी। प्रश्न बन सकता है, लेखिका अपने को स्वयं जिम्मेदार क्यों मानती थी? टेबल लैंप के कारण, या फिर ज्यादा पढ़ाई के कारण, या फिर आंखों की कोई जन्मजात बीमारी रही, या फिर चश्मा को ढंग से नहीं पहना? तो ऑप्शन में प्रश्न किसी तरह से दिए जा सकते हैं। आपको पूरा परिदृश्य पता होना चाहिए, आप कॉन्फिडेंस के साथ लिखोगे अपने आंसर को। तो इसके अलावा क्या होगा? जब मैंने पहली बार चश्मा लगाया, लेखिका कहती है, जब मैंने पहली बार चश्मा लगाया तो मेरे चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा। देखो देखो कैसे लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। अर्थात लेखिका जो है वो लंगूर जैसी दिख रही है। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा, शेर अच्छा था। ठीक है ना, मतलब उसके भाई जो पंक्तियां गा रहे थे वो अच्छा था। बेशक लेखिका जो है वो चिढ़ती है। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैंने अपने को कमरे में आईने में जाकर देखा। कमरे के आईने में जाकर शीशे के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। अपने मनोदशा का चित्रण या वर्णन किया है। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा। लेखिका ने अपने छोटे भाई का जो टोपा है उसको उठाकर अपने सिर पर रख लिया। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है। अब आप लेखिका को अगर देखेंगे तो चश्मा अब इनकी पहचान बन चुकी है, ये चश्मा, और अब नॉर्मल चीजें हो गई हैं। जब कभी उतारा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगता है। निश्चित रूप से चश्मा लगाने वाले लोग अगर कभी चश्मा उतार दें तो उनका जो चेहरा है वो खाली खाली सा लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ।
मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। जो हिमाचली टोपी है उनकी बात हो रही है कि उनको मैंने कई रंगों में जमा कर लिया है। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचल टोपियां। जो हिमाचल की टोपियां हैं उसको लेखिका ने कैसा बताया है? सहज सरल सुभीते। सुभीते मतलब यानी कि अच्छा प्रतीत होने वाले। सुभाना, सुहाना से बना है सुभीते, ठीक है ना। जो अच्छे लगते हैं, सरल हैं, सहज हैं, सहल हैं, है ना, वो अच्छे लग रहे हैं। किसकी तुलना में? एक तो चुन्नी रखो और एक है कि आप टोपी पहनो। तो निश्चित रूप से लेखिका कह रही है कि मुझे जो है सिर पर जो है दुपट्टों को ओढ़ने से अच्छा है कि मैं उन्हीं टोपियों को पहन लिया करती थी। तो ये हमारा पाठ है। और बाकी अगर प्रश्नोत्तर की बात कहूं तो सारे ही प्रश्न इसमें आप कवर कर सकते हैं। इतवार की सुबह क्या काम करती थी, वो प्रश्न आया, देखिए। दूरी हो चुकी है, उदाहरण क्या क्या देती हैं, तो आप पेस्ट्री, विमटो, लिम्का, जो भी मैंने बताया था, पेय पदार्थ में बदलाव आ चुका है। आप अंडरलाइन भी करते चले, नोट्स भी बनाते चले। ये बात मुझे पहले ही बोल देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा से आप वीडियो देखकर नोट बना लीजिएगा। चश्मा क्यों लगाना पड़ा? चश्मा लगाने के लिए भाई क्या कहते थे? चश्मा इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि रात को अंधेरे में पड़ती थी। लेखिका को अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजे लेकर खाती थी, तो वो सारी चीजें बताएंगे। चनाजोर गरम, खसमल, कसाब, जो एक काफल, हाँ काफल, खसखस, इन सब चीजों को मजे लेकर खाती थी। फलों के नाम लिखने हैं, लिख सकते हैं। देखिए ये प्रश्न बच्चे करते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे आप, हो सकता है ये प्रश्न आपको भी दिया जाए और उसको थोड़ा मॉडिफाई करके दे दिया जाए। तो आप ये मत समझिएगा कि ये प्रश्न बकवास है, हमें जो है कुछ और करना चाहिए। बेशक बकवास हो सकता है, लेकिन अगर बकवास में से ही कुछ पूछ दिया गया तो आप उस समय बकवास हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो अपनी तैयारी ए से जेड चाहिए, ठीक है ना। हम फर्श से अर्श तक चलेंगे, नहीं तो हवा हवाई बातों को अगर लेकर चले तो मौका चूक ना जाए, है ना। तो आप इस पाठ को एक बार दोबारा से देखिएगा, समझिएगा। और अगर आपको लगता है कि मेरे तकनीक में कोई सुधार हमें करना है तो आप मुझे निश्चित रूप से लिख कर भेज सकते हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लग रहा है, क्योंकि जब तक आप अपना इनपुट नहीं देंगे मुझे पता नहीं चलेगा। और फिर मैं धीरे धीरे और कंटेंट बढ़ाता चलूंगा, और हर दिन आपको वीडियो एक दो मिलेंगी, तो आप अपनी तैयारी पूरी करते चलें। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, दूसरे अगले अगले दो पार्ट के साथ। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।